Hello and welcome back everyone. I am your educator Swamya. So we were doing theme 8 peasant zamindars and state जिसमें हम पढ़ रहे थे अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में। अग्रेरियन सोसाइटी का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड हो। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज हम इसमें करने वाले हैं इसका पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है द विलेज कम्युनिटी, यानी कि विलेज के लोग कैसे होते थे, वहां का जो बेसिकली जो लाइफस्टाइल था वहां का वो कैसा था, वो आज हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, वन सेकेंड, यस। तो विलेज में सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। जब हम विलेज की बात करते हैं तो आप विलेज कम्युनिटी कैसी होती थी? एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था। इसमें इंटेंसिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता था, ठीक है। इसी के साथ साथ पीजेंट्री का इनिशिएटिव, यानी कि जब तक फार्मर्स पीजेंट्स ही इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कोई भी क्रॉप या किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। तो अब साथ ही साथ हमारे सामने एक क्वेश्चन ये था कि ये जो विलेज कम्युनिटी थी, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, ये मुगल सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहा था, और ये जो पीजेंट्स थे इनके क्या रिलेशनशिप थे किसके साथ? जो मुगल किंग्स थे उनके साथ। इसी के साथ साथ ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो पीजेंट्स थे उनके पास जो लैंड्स थे उनमें उनकी इंडिविजुअल ओनरशिप थी। क्या थी? इंडिविजुअल ओनरशिप थी। इसी के साथ साथ दे बिलोंग टू कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी। अब लैंड तो अगर सपोज ये लैंड है और ये मेरा लैंड है तो मेरी इस पे क्या हुई? इंडिविजुअल ओनरशिप। लेकिन साथ ही साथ ये जो लैंड है ये किसमें एग्जिस्ट करता है? विलेज में। और मैं क्या हूं? इस विलेज की मेंबर हूं। तो मेरी इंडिविजुअल ओनरशिप होने के साथ साथ कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी के साथ भी क्या थी? एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती थी। सो इंडिविजुअल ओनरशिप एज वेल एज कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी के भी वो पार्ट होते थे। इसी के साथ साथ एक सोशल एग्जिस्टेंस के लिए ये होना जरूरी था। देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, यानी कि ये जो विलेज कम्युनिटी थी इसके 3 पार्ट्स थे। कौन से 3 पार्ट्स? फर्स्ट थे कल्टीवेटर्स, यानी कि जो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। सेकंड नंबर पे आती थी पंचायत। पंचायत क्या करती थी? जितने भी इश्यूज होते थे विलेज से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, जितनी भी लोगों की ग्रीवियंसेस होती थी, उनको रिजॉल्व करने का काम किसका होता था? पंचायत का होता था एट लोकल लेवल। इसी के साथ साथ इस पंचायत को जो रन करते थे वो कौन थे? विलेज के हेडमैन। कौन? विलेज हेडमैन। तो 3 कंपोनेंट्स कौन से थे? कल्टीवेटर्स, यानी कि जो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ठीक है, पंचायत एंड द विलेज हेडमैन, जिसको मंडल या फिर मुकद्दम भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब विलेज एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां पे जो कास्ट सिस्टम था बहुत ज्यादा रिजिड होता था, ठीक है। अब जब हम कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, यानी कि कास्ट सिस्टम की बात करते ही इनइक्वालिटी की बात भी आ जाती है। तो अब ऐसे में डीप इनइक्विटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी कास्ट के बेसिस में, किसके बीच में? लोगों के बीच में, ठीक है। और बहुत सारी कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, ठीक है। जिसका मतलब ये था कि जो कल्टीवेटर्स थे वो सिर्फ एक ही ग्रुप के नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग कास्ट से वो लोग बिलोंग करते थे। इसी के साथ साथ जो लैंड था, स्पेशली जो कल्टीवेबल लैंड था, कल्टीवेबल लैंड किसको बोलते हैं हम? कल्टीवेबल लैंड मतलब ऐसा लैंड जो कि जहां पे कल्टीवेशन हो सके, यानी कि उपजाऊ जमीन जिसको हम बोलते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कास्ट ग्रुप्स थे, ठीक है, जिनको छोटे मोटे काम दिए जाते थे किस पे? इस कल्टीवेबल लैंड पे, स्पेशली जो कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे और वो ज्यादातर पॉवर्टी में ही जीते थे। अब ऐसे जो ग्रुप्स थे वो पॉपुलेशन में थोड़े ज्यादा थे, ठीक है। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन में ज्यादा होने की वजह से वो विलेज पॉपुलेशन का एक लार्ज सेक्शन बनाते थे। इसी के साथ साथ उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थी, ठीक है,
और जो उनकी पोजीशन थी कास्ट सिस्टम होने की वजह से वो कास्ट हिरार्की में बहुत लो या फिर नीचे आती थी। साथ ही साथ इन लोगों में कौन इंक्लूडेड थे? दलित। आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडिया में दलित एग्जिस्ट करते हैं वो इस टाइम पे जो आई वुड से ये जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था उनको कंप्राइज करता था। अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटीज की तो इनमें जो मीनियल्स मतलब छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे वो थे स्कैवेंजर्स, जो कि कूड़ा बीनते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐसे जो लोग थे इनको ये माना जाता था कि दे आर अनटचेबल्स एंड दे वर केप्ट आउटसाइड द विलेज, और इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वो विलेज के बाहर एग्जिस्ट करते थे। इसी के साथ साथ बिहार में इन लोगों को मल्लाजात के नाम से बुलाया जाता था और स्लेव्स एज स्लेव्स भी इनको ट्रीट किया जाता था। इसी के साथ साथ इनका डायरेक्ट कोरिलेशन था। बेसिकली उस टाइम पे देखने को मिलता था कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो पॉवर्टी का शिकार जरूर होता था, यानी कि वो पॉवर्टी में जी रहा होता था, उसका सोशल स्टेटस जो सोसाइटी में उसका स्टेटस था वो लो होता था और वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता था। तो ये सारी ही चीजें क्या थी? इंटर रिलेटेड थी। इसी के साथ साथ 17th सेंचुरी तक आते आते जो मारवाड़ थे, राजपूत थे, इनका भी मेंशन किया गया है, यानी कि ये भी पीजेंट्स वर्क करते थे, ठीक है। और जो इनका स्टेटस था वो काफी ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर्ड विद, यानी कि इनको कंपेयर किया जाता था जाट से, ठीक है। और इसी के साथ साथ उस टाइम की अगर हम बात करें, आज की पोजीशन को ना देखते हुए उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कास्ट हिरार्की में नीचे आते थे। इसी के साथ साथ कुछ कास्ट ऐसी थी जैसे कि अहीर, गुज्जर, मालीस, ये जो थे ये धीरे धीरे कास्ट हिरार्की में ऐसे लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे इनके पास आई वुड से मनी आया या फिर एजुकेशन आई, धीरे धीरे इनको प्रॉफिट होता रहा और ये कास्ट हिरार्की में ऊपर आते रहे। साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग ऑक्यूपेशंस एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, अलग अलग ऑक्यूपेशंस पे भी इन्होंने रिलाई किया, जैसे कि कैटल रेयरिंग हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर जैसी एक्टिविटीज हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम ईस्टर्न रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे पैस्ट्रल पॉपुलेशन का मतलब है जो कि भेड़ बकरियां चराते हैं, जिनको हम चरवाहे भी बोलते हैं, वो इन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा एग्जिस्ट करती थी। इसी के साथ साथ जो फिशिंग कास्ट थी, यानी कि जो मछलियां बेचते थे, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि सैडगोप्स हो गए या फिर कैबरतास हो गए। ये क्या थे? ये पीजेंट्स भी थे और इस तरीके के काम भी करते थे। इसके बाद आते हैं पंचायत या फिर हेडमैन, यानी कि विलेज कम्युनिटी को रन कौन करता था? तो विलेज कम्युनिटी को रन करती थी पंचायत, और पंचायत का एक हेडमैन होता था। सो विलेज पंचायत एक तरीके से ग्रुप या फिर असेंबली होती थी एल्डरली पीपल की, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था विलेज के लिए, और इनके कुछ हेरिडिटरी राइट्स होते थे किस पे? प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो इनको हेरिडिटरी मिले होते थे। इसी के साथ साथ मिक्स्ड कास्ट विलेज में, मिक्स्ड कास्ट विलेज मतलब जहां पे अलग अलग कास्ट के लोग एक ही विलेज में एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे जो पंचायत होती थी वो हेट्रोजेनस होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कास्ट के लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अलग अलग कास्ट से ही हमको चूज करने पड़ेंगे। इसीलिए जो पंचायत का नेचर होता था वो कैसा होता था? हेट्रोजेनस, यानी कि मिक्सचर, ठीक है, अलग अलग कास्ट का एक मिक्सचर। इसी के साथ साथ ओलिगैरिकी भी एग्जिस्ट करती थी। ओलिगैरिकी में क्या होता है? जो पंचायत होती है वो अलग अलग कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। साथ ही साथ जो विलेज के मीनियल कम एग्रीकल्चरल वर्कर थे was unlikely to be represented there, यानी कि वो भी किसका पार्ट होते थे? पंचायत का पार्ट होते थे। साथ ही साथ जो डिसीजंस होते थे, जो भी डिसीजंस जो पंचायत लेती थी, वो डिसीजन सभी मेंबर्स को मानने पड़ते थे। ऐसा नहीं था कि एक मेंबर का कुछ और डिसीजन है पंचायत का और दूसरे का किसी और, यानी कि वो एक यूनानिमस डिसीजन होता था सभी मेंबर्स का। इसी के साथ साथ जो विलेज पंचायत का जो हेडमैन होता था उसको क्या नेम से बुलाया जाता था? मुकद्दम और मंडल। इसी के साथ साथ कुछ सोर्सेस से हमें ये भी पता लगा है कि जो विलेज का हेडमैन होता था, अब उसको चूज किस बेसिस पे किया जाता था कि भाई वो कितना एल्डरली है। साथ ही साथ ये जो चॉइस थी, इस चॉइस को बेसिकली अप्रूव कौन करता था? जो भी जमींदार होता था वो अप्रूव करता था कि हाँ सो एंड सो पर्सन जो विलेज का हेडमैन है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ हेडमैन की कुछ ड्यूटीज भी होती थी, जैसे कि अब जो हेडमैन है वो पोस्ट पे कब तक रहेगा? जब तक वो विलेज के एल्डर्स के सपोर्ट में है, विलेज के एल्डर्स उसके सपोर्ट में है, तब तक वो विलेज का हेडमैन रहता था। इसी के साथ साथ अगर
विलेज के एल्डर्स जो होते थे, जो बूढ़े लोग होते थे, वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था उस पोजीशन से। इसी के साथ साथ जो हेडमैन था उसका जो चीफ फंक्शन होता था, मेन जो उसका काम होता था वो क्या था कि सब कुछ सुपरवाइज करना, जैसे कि विलेज के अकाउंट्स हो गए। इसी के साथ साथ जो अकाउंटेंट, जिसको पटवारी भी बोलते थे, उसके साथ मिलके अकाउंट्स को चेक करना और बाकी के जितने भी काम थे विलेज से रिलेटेड वो एग्जीक्यूट करना। इसी के साथ साथ जो विलेज के जो बेसिकली फंड्स आते थे, जिनके बेसिस पे विलेज का काम कराया जाता था, उनको भी वो देखता था। साथ ही साथ जो पंचायत थी वो अपने फंड्स कहाँ से लेती थी, जो भी लोग होते थे, इंडिविजुअल्स होते थे, वो जितना भी कोलैबोरेट करके उस फाइनेंशियल पूल में डालते थे। बेसिकली जो जितनी अपनी मर्जी से जितना भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहता था, उस बेसिस पे फंड्स को कलेक्ट किया जाता था और उन्हीं फंड्स का यूज करके विलेज की जो डेवलपमेंट है उसको किया जाता था। इसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस किए जाते थे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस करने हो जो कॉमन एक गोल होता था, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए, जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई फ्लड आ गई, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो इसी फंड से किए जाते थे। इसी के साथ साथ ये जो फंड्स होते थे ये अलग अलग चीजों की कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किए जाते थे। इसी के साथ साथ पंचायत का एक और फंक्शन होता था क्या, कि जो कास्ट की बाउंड्रीज है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कास्ट सिस्टम उस टाइम पे बहुत रिजिड था, तो भाई कास्ट की बाउंड्रीज को उनकी जो रिजिडिटी थी उसको इंश्योर करना भी एक बहुत चीफ फंक्शन होता था किसका, जो पंचायत थी उसका। इसी के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में जितनी भी मैरिजेस थी उस टाइम पे वो किसकी प्रेजेंस में की जाती थी, मंडल की प्रेजेंस में, यानी कि जो मंडल के मेंबर्स थे उसकी प्रेजेंस में करी जाती थी। इसी के साथ साथ जो विलेज का हेडमैन होता था उसका क्या काम होता था कि जितने भी मेंबर्स हैं विलेज कम्युनिटी के उनको देखना और साथ ही साथ जितनी भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जो रिजिडिटी है उसको मेंटेन करके रखना और ये देखना कि उसका कोई भी इंफ्रिंजमेंट नहीं हो रहा हो। साथ ही साथ जो पंचायत थी उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो फाइन कलेक्ट कर सकती थी, फाइन्स को इम्पोज कर सकती थी। अगर किसी पर्सन ने कोई भी तरीके का कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जो विलेज की आई वुड से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, तो उस पर्सन को एक्सपेल किया जा सकता था फ्रॉम द विलेज कम्युनिटी इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट मेंट दैट अ पर्सन फोर्स्ड टू लीव द विलेज बिकेम एन आउटकास्ट, यानी कि अगर किसी पर्सन को विलेज में से निकाल दिया जाता था तो उसको क्या माना जाता था, आउटकास्ट माना जाता था और वो अपना प्रोफेशन, जो भी उसका प्रोफेशन था, वो प्रैक्टिस फिर नहीं कर सकता था। अगर ऐसा किसी के साथ किया जाता था तो उसको वो किस केस में किया जाता था, अगर किसी ने कास्ट के जो नॉर्म्स हैं, कास्ट के जो रूल्स हैं उनको तोड़ा हो या फिर कोई बहुत सीरियस कुछ क्राइम कमिट किया हो। इसी के साथ साथ विलेज पंचायत किस पे बेस्ड थी, जाति पे बेस्ड थी, यानी कि हर जाति या कास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, इसीलिए उसको जाति पंचायत भी बोलते थे। इसी के साथ साथ विलेजेस में जाति पंचायत भी एग्जिस्ट करती थी, यानी कि अलग अलग जाति की अपनी पंचायत भी एग्जिस्ट करती थी। इनका क्या काम था कि बेसिकली अपनी जाति के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उनको सुनना, और इनकी भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ये लोग होल्ड करते थे विलेज में। साथ ही साथ राजस्थान में जो जाति पंचायत होती थी उनका ये काम होता था कि जैसे सिविल डिस्प्यूट्स हो गए मेंबर्स के बीच में या कास्ट के सेम कास्ट के मेंबर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो उनको ये रिजॉल्व करती थी। साथ ही साथ अगर लैंड के क्लेम्स हो गए या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गई उनको भी ये लोग सॉल्व करते थे। साथ ही साथ ये लोग नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ले डाउन करते थे जिसको लोग फॉलो कर सके। साथ ही साथ अगर कोई रिचुअल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है या फिर विलेज फंक्शंस में रिचुअल सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये भी कौन देखती थी, जाति पंचायत सी देखती थी। इसी के साथ साथ अगर कोई क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड कोई मैटर हो गया तो ये भी जाति पंचायत के पास ही जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें कहां से पता चलती है, आर्काइवल रिकॉर्ड से। कहां से, आर्काइवल रिकॉर्ड से। स्पेशली राजस्थान और महाराष्ट्र के ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम भी था और अनपेड लेबर यानी कि बेगार जिसको हम बोलते हैं वो भी इम्पोज करती थी जो सुपीरियर कास्ट थी, किस पे, लोअर कास्ट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट पिटीशंस भी काफी ज्यादा फाइल करी गई हैं बाय अ कास्ट ग्रुप और अ कम्युनिटी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे कंसिडर्ड वर मॉरली इलेजिटिमेट।
इलेजिटिमेट। अगर किसी को ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पिटिशन भी फाइल कर सकता था, किसके अगेंस्ट? एलीट ग्रुप के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पिटिशंस होती थी ये किससे रिलेटेड होती थी? जैसे कि एक्सेसिव टैक्स डिमांड कर लिया, जितना वो पर्सन पे नहीं कर पा रहा है उतना टैक्स डिमांड कर लेना, या फिर अगर कभी ड्रॉट या कोई डिजास्टर आ गया, उस टाइम पे जो क्रॉप्स थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, तो जो पीजेंट्स हैं वो उस टाइम पे इतना टैक्स नहीं दे पाते थे, तब भी उनसे टैक्स मांगा जाता था, तो उससे रिलेटेड भी पिटिशंस फाइल करी गई हैं। अब क्या होता था? इन द आईज ऑफ द पिटिशनर्स द राइट टू द बेसिक मिनिमम फॉर सर्वाइवल वाज सैंक्शनड बाय कस्टम, यानी कि वो ये मानते थे, जो पिटिशन फाइल करते थे वो लोग ये मानते थे कि एटलीस्ट हमारे पास जो बेसिक मिनिमम राइट है, हमारा राइट टू सर्वाइवल, वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। दे रिगार्डेड द विलेज पंचायत। अब वो ये सारी कंप्लेंट्स लेके किसके पास आते थे? विलेज पंचायत के पास आते थे, क्योंकि वो विलेज पंचायत को ही एज अ कोर्ट ट्रीट करते थे, जहां पे वो लोग अपनी आई वुड से ग्रीवियंसेस को लेके आवाज उठा सके, एक अपील कर सकें, और उनको ये इंश्योर कराया जाता था कि हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ जस्टिस तो उनको प्रोवाइड किया ही जाएगा। दैट कैरीड आउट इट्स मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड गारंटीड जस्टिस। The decisions of panchayats and conflicts between lower caste, peasants and state officials or the local zamindars could vary, यानी कि पंचायत भी उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि थ्रू एंड थ्रू फेयर मैनर में ही वर्क करती थी। लोअर कास्ट के लिए वो अलग तरीके से डिसीजन देती थी, जमींदार के लिए अलग तरीके से डिसीजन देती थी, यानी कि केस टू केस वेरी करते थे कि जो विलेज पंचायत है वो किस टाइप का डिसीजन देगी या फिर किस टाइप का वर्डिक्ट देगी। इन केस ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड्स, जब जमींदार बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिमांड करते थे, रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता था, उस केस में भी पंचायत को कई बार कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ता था कि भाई थोड़ा सा तुम रेवेन्यू कम कर लो। इस टाइप से कॉम्प्रोमाइज की आई वुड से सिचुएशन जब आ जाती थी तो पंचायत ही इस टाइप के इश्यूज को रिजॉल्व करवाती थी। इन केस ऑफ रिकंसिलेशन फेल्ड, अगर ऐसा नहीं हो पाता था कि कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में पीजेंट्स टुक द रिकोर्स टू मोर ड्रास्टिक फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस सच एज डिजर्टिंग द विलेज। तो ऐसे में कई बार पीजेंट्स क्या करते थे, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था तो वो विलेज छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, विलेज की जो पंचायत है वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रही है, उनका जो ग्रीवियंसेस है वो रिजॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में उनको भागना ही पड़ता था। सो दे डिजर्टेड द विलेज। सो द रिलेटिवली इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड द competition over labor resources made this an effective weapon in the hands of cultivators, यानी कि ऐसे में अनकल्टिवेटेड लैंड काफी ज्यादा होना, इसी के साथ साथ जो लेबर रिसोर्सेज थी उनमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे में भाग जाना बहुत इजी एक तरीके से हम कह सकते हैं वेपन था जो उस टाइम के जो कल्टीवेटर्स थे उनके हाथ में। सो विद दिस पार्ट 2 एंड्स ओवर हियर। नेक्स्ट पार्ट से हम विलेज आर्टिजन्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, या फिर अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।